Assalamualaikum. I hope students you all will be fine. So in our last lecture we have completed our chapter number 2 and now we are going to start our chapter number 3, macroeconomic framework and the performance. Macroeconomics के बारे में already जो थे वो हम लोग देख चुके हैं. तो मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था. द ओवरऑल चेंजेस और द परसेंटेजेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस. ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक यूनिट की बात नहीं करते, जब हम लोग ओवरऑल या ऑन एवरेज पूरे कंट्री की या इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. हमारा एक जो क्वेश्चन होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के ऊपर कंसिस्ट करेगा, कंप्राइज करेगा. जो सेकंड पोर्शन होगा उसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट रिसीट्स को देखेंगे कि गवर्नमेंट किस किस तरह से जो अपनी रिसीट्स को अर्न करती है. और देन वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कि गवर्नमेंट स्पेंड कहाँ कहाँ पर करती है. तो फर्स्ट लेक्चर जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड परफॉर्मेंस. सो इफ वी टॉक अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड द परफॉर्मेंस, तो उसमें वो आपको बता रहा है द 21st सेंचुरी फेसेस सेवरल चैलेंजेस. उस 21st सेंचुरी के अंदर सेवरल चैलेंजेस थे जो कि फेस करने थे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, जो कि अभी डेवलपमेंट के फेज के ऊपर चल रहे थे. देयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस. उसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए दैट हैज ग्रिप्ड बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. और उसकी वजह से सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ. द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल हैज बीन एडवर्सली इफेक्टेड. वो जो परचेजिंग पार्ट है ना लोगों की जिसके थ्रू वो परचेजिंग करते थे, वो पार्ट बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंट्रीज, जिसमें से सिर्फ चंद एक कंट्रीज थे जो कि इफेक्ट नहीं हुए थे, लाइक चाइना. चाइना को उसका इफेक्ट जो था वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को सफर नहीं करना पड़ा, इंडिया को नहीं करना पड़ा. एक कुछ आपके पास मोर कंट्रीज आर मेंशन्ड ओवर हियर. नंबर 3 पे ब्राजीलियन इकोनॉमी, नंबर 4 पे इंडोनेशियन एंड मलेशियन इकोनॉमी. these 5 economies were performing very well during these crisis. जब फाइनेंशियल ग्लोबल क्राइसिस चल भी रहे थे ना उस टाइम पे भी ये जो 5 कंट्रीज थे इनकी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपसे बता रहे हैं कि द वर्ल्ड बैंक हैज़ कम अप विद द न्यू आइडिया. उस टाइम जो वर्ल्ड बैंक था उसने एक न्यू आइडिया आपको लॉन्च किया था टू कम्पीट विद दीज चैलेंजेस. और वो आइडिया क्या था, विच हैज़ टू बी प्रैक्टिकली अप्लाइड बाय एवरी कंट्री, जिसको प्रैक्टिकली हर कंट्री को अप्लाई करना था. इन द वर्ल्ड नेम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. वो क्या था बेसिकली, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. बेसिकली जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने ये बात की थी कि जो सबसे ज़्यादा डेवलप करने का या जो सबसे ज़्यादा वर्क करने का जो एरिया ना दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज. आप अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को वर्कआउट करें. लाइक इफ़ यू हैव अ गुड ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ह्यूमन मीन्स इंसान, मतलब लोग हो गए. और ह्यूमंस हमारा एक ऐसा रिसोर्स है जिसके थ्रू फर्दर हम लोग बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो जनरेट कर लेते हैं. हम बहुत सारी अर्निंग्स, देखो अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम रिसोर्स की बात करें तो वो ह्यूमन है. यूनिवर्सिटी कहाँ से अर्न कर रही है, यूनिवर्सिटी टीचर से अर्न कर रही है. और टीचर्स क्या है, टीचर्स आर ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, सो यहाँ पर क्या था, उन्होंने कहा था कि वी नीड टू डेवलप आवर ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, मतलब आप अपने डॉक्टर्स बनाएं, आप इंजीनियर्स बनाएं, आप साइंटिस्ट बनाएं, आप टीचर्स बनाएं. तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये इतना अच्छा वर्क करेगा इन द कंट्री ओवरऑल द वर्ल्ड कि ये इनकी वजह से आप अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करवा सकेंगे. ठीक है, so next आपसे कह रहे हैं दिस अप्रोच it is expected that several socio-economic problems facing the world may be successfully tackled over a period of time. इस अप्रोच के थ्रू एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जितने भी हमें सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे. ठीक है, अच्छा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं ना हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. मेनली जो एक हमारे पास इंडिकेटर होता है ग्रोथ को मेजर करने के लिए वो हमारे पास जीडीपी और जीएनपी होता है. ठीक है,
GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो पहले वन बाय वन दोनों की जो है ना वो डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि पाकिस्तान में इनकी कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट GDP, तो GDP के लिए gross domestic product is the total monetary or the market value of all the finished goods and the services produced within a country's borders in a specific time period। domestic product से ही समझ आ जाती है, product का मतलब है किसी भी country में produce होने वाली जो भी चीजें हैं, they could be product, they could be services, ठीक है। और domestic का मतलब है within the boundary of a country, और उसकी जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, जो भी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री within a specific time period and that time period is usually of 1 year, ठीक है। ये टाइम पीरियड यूजुअली कितना होता है, 1 साल का होता है। तो 1 साल में एक मुल्क अपने अंदर जितनी भी गुड्स को प्रोड्यूस कर लेता है, जितनी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेता है, अगर हम उनकी सबकी मॉनेटरी वैल्यू या मार्केट वैल्यू को मेजर करेंगे तो उसकी क्या बन जाती है, उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फिगर होता है ना, जो उसके अंदर आपकी जो ग्रोथ होती है वो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ को इंडिकेट कर रही होती है। मतलब कि किसी भी इकोनॉमी को ये चेक करने के लिए कि हाँ जी ये सक्सेसफुल है या नहीं, ये ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, ये डेवलप कर रही है या नहीं कर रही, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम उसका GDP देखते हैं, फिर हम उसका कंपैरिजन करते हैं ओवर द ईयर्स कि क्या ऐसा तो नहीं है कि पिछले साल GDP ज़्यादा था, इस साल उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। GDP शुड बी इंक्रीज। GDP को देखो यहाँ पे ना उसने आपको एक पिक्चर भी बनाई है कि आपके पास ये मतलब ये कम है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो इसको हमेशा जो है आपकी GDP को क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड पर होना चाहिए। इट विल शो दैट योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, योर इकोनॉमी इज डेवलपिंग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या था, GNP। तो GNP को देख लेते हैं। GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग विद इन अ कंट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सब की वैल्यू, और उसके अंदर प्लस कर लेंगे हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि हमारे वो लोग जो कि फॉरेन के अंदर काम कर रहे हैं और वो वहाँ से फॉरेन रेमिटेंसेस यहाँ पे सेंड करते हैं, अपनी अमाउंट्स अपनी फैमिलीज को सेंड करते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि वो जो ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाके काम कर रहा है एक्चुअली है तो वो हमारा ही ना, हमारा ह्यूमन रिसोर्स है जो कि बाहर जाके काम कर रहा है, वो वहाँ से इवन कि वो फॉरेन जो करेंसी होता है उसको यहाँ पे सेंड करता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी भी आ जाती है, फिर हम उसको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं या जो फॉरेन इनकम है वो हम उसको हम कहते हैं वो उसको प्लस कर देंगे तो वो हमारी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो हम विद इन अ ईयर अपने पास प्रोड्यूस करते हैं प्लस जो हमारे पास फॉरेन इनकम होती है हम उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे तो हमारी क्या बन जाती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये दो जो होती हैं GDP और GNP, किसी भी कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। हम इनको ही चेक करते हैं कि हाँ जी कंट्री ग्रो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट ओवर टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जो इकोनॉमी है, जो आपका जो नेशनल आउटपुट था, नेशनल मतलब जो आपका नेशनल लेवल के ऊपर जो भी आप अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। मतलब कि हम हर वो उसको हर साल को नेक्स्ट वाले के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते जाते हैं। इस 2020 को 2019 से कंपेयर करेंगे, 2019 को 2018 से, 2018 को 2017 से, मतलब प्रीवियस के साथ कंपेयर करके चेक करेंगे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर भी रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे हम आपसे कह रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैज एक्सपीरियंस्ड एन एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 5.3%। इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो एवरेज ग्रोथ रेट था ना वो 5.3% रहा है। बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन अब रेट भी बहुत ज़्यादा था ना, डेफिनेटली अगर पॉपुलेशन बहुत हाई परसेंटेज के साथ इंक्रीज करिए तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है या जो आपकी GDP है या GNP है उसको उससे भी ज़्यादा हाई रेट के साथ जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि जब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, जो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो GDP और GNP है उसका हायर होना ज़रूरी है। अब एवरेज जो ग्रोथ रेट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 5.3%, और बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी आ रही थी, 3%, ठीक है। और लेटर शोन एज 2.4% और 2.4% भी इसको शो किया गया।
सो जीएनपी पर कैपिटा ग्रू ओनली एट द रेट ऑफ 2.3%। ठीक है, अगर हम 3% की बात करें, पॉपुलेशन की ग्रोथ 3% हुई, तो पॉपुलेशन अगर 3% ग्रो हुई है तो इसका मतलब है कि आपका जो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था उसको 3% तो इंक्रीज होना ही होना था पॉपुलेशन के साथ। तो अगर हम इस 5.3 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो नेट कितनी ग्रोथ रेट बची, दैट इज ओनली 2.3% पर एनम। और जो ये आपकी जीएनपी या फिर आपका जो ग्रोथ रेट है दैट इज वेरी लो। ठीक है, ये बहुत कम था हमारे पाकिस्तान के लिए। द जीएनपी ग्रोथ रेट ट्रेंड फॉलोड एंड अनइवन पाथ। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत अनइवन रहा, उसकी एक उसने आपको एक फिगर दिखाया हुआ है 2.1, दिस इज योर 2.1। अब देखो यहाँ पर 1950s में यहाँ से स्टार्ट होके नीचे चला गया, 1950s के बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, देयर इज नो स्टेबिलिटी, कभी अचानक हाई, कभी अचानक बहुत लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि अनइवन रहा, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अनइवन रही। तो बेसिकली बात करने का यहाँ पे हमने ग्रोथ के अंदर हमें जो इंडिकेटर्स देखने थे वो हमारे पास जीडीपी होता है और जीएनपी होता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे टू 2019 टू 2020 आप चेक कर कर आएंगे कि आपकी पाकिस्तान का जो करंट जीडीपी रेट है और जीएनपी रेट है वो क्या है। ठीक है, ओके अगर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे आ जाएं तो हमारे पास सेकंड जो इंडिकेटर मौजूद है दैट इज योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मतलब जीडीपी और जीएनपी के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट आपके पास इंडिकेटर आता है ना वो होता है हमारे पास सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अगर हम सेविंग्स की बात करेंगे ना, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो पहले तो ये देख लेते हैं सेविंग्स क्या होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। बेसिकली हम जितनी भी इनकम अर्न करते हैं ना, जितने भी पैसे हम कमाते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, बेसिक पोर्शन उसका कंज्यूम कर लेते हैं। कंज्यूम करने का आपको पता है, कंज्यूम करना हम खर्च कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कंजम्पशन के बाद जो पार्ट हमारे पास बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं उसकी। और जो हमारी सेविंग्स होती हैं उनको ही हम लेटर ऑन किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो अमाउंट हमने सेव की होती है उसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। So here he is telling that income usually comprises of two things. Two things कौन से, नंबर वन कंजम्पशन और नंबर टू आपके पास क्या है, सेविंग। और जो सेविंग है, सेविंग कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो ये आपका वाई है ना, वाई डिनोट्स योर इनकम। इनकम कंप्राइजेस ऑफ द टू पोर्शंस। वो टू पोर्शन आपके कौन से हैं, ये सी फॉर कंजम्पशन प्लस एस फॉर सेविंग्स। जितनी भी इनकम होगी उसमें से जो पार्ट आप कंज्यूम कर लेंगे वो सी फोर पार्ट में चला जाएगा, और जो कंजम्पशन के बाद जो पार्ट बच जाएगा वो आपके पास किस में चला जाएगा, सेविंग्स में चला जाएगा। और सेविंग्स उसने क्या है, सेविंग्स बेसिकली द फंक्शन ऑफ योर इनकम, वो हमारी इनकम का फंक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब ये तो थी जनरल सी बात। अब जरा पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आप उसको देख लें तो पाकिस्तान इज अ लो इनकम कंट्री। पाकिस्तान की जो मतलब कंट्री है ना, उसके जो लोगों की इनकम है ना दैट इज लो विद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। और एक सबसे बड़ा मसला पता है कि जो इतनी भी हमारी वेल्थ है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन का मतलब है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसे मौजूद हैं। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट देयर आर टू क्लासेस, रिच एंड पुअर। उसके रिजल्ट में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके रिजल्ट में पाकिस्तान में दो क्लासेस जो है वो फॉर्म हो चुकी हैं। एक हमारे पास है रिच क्लास और एक हमारे पास है पुअर क्लास। द रिच आर वेरी रिच एंड द पुअर आर वेरी पुअर। This dual economic structure besides other implications has resulted in low savings rate। और कहते हैं ये जो डुअल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो सेविंग रेट है ना वो बहुत नीचे चला गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ वो आपको बता रहा है, इन केस ऑफ पाकिस्तान वी कैन नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई द प्रिंसिपल दैट विद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम द सेविंग्स रेट विल बी हाई। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास इन द इकोनॉमी जो है ना, मतलब जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर एक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है कि वो कंट्रीज जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वेल्थ की वो अनइवन होती है वहाँ पे सेविंग का रेट बहुत हाई होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। अच्छा पाकिस्तान में क्या है, दैट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट द रिच क्लास हैज अ वेरी हाई एमपीएस। अच्छा एमपीएस मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। ठीक है, वो कहते हैं कि दैट प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द असम्पशन। ये जो प्रिंसिपल है ना कि जिन कंट्रीज के अंदर आपकी जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन होगी वहाँ पर आपका सेविंग रेट बहुत हाई होगा। वो कहते हैं ये जो प्रिंसिपल है ये एमपीएस वेरी, वो कहते हैं कि वो इस असम्पशन पे बेस करता है कि जो रिच क्लास है ना वो दैट हैज़ अ वेरी हाई एमपीएस, उसकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा अब ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग बेसिकली क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग का मतलब है कि जब कभी आपकी इनकम इंक्रीज होगी
तो आप देखो इनकम इंक्रीज होगी तो ये वाई इंक्रीज होगा ना। अच्छा वाई इंक्रीज होगा तो या तो फिर आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी या फिर आपकी सेविंग, इक्वेशन को बैलेंस तो करना है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग ये कहती है कि जब भी कभी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी इनकम में से कंजम्पशन का पोर्शन इंक्रीज नहीं होगा। किसका पोर्शन इंक्रीज होगा? सेविंग का। जब भी रिच पीपल आप मतलब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अमीर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, तो वो बजाय इसके कि उसको कंज्यूम करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिच है ना, उनको तो अपनी कंजम्पशन पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी हैविंग लग्जरियस लाइफ, ठीक है, उनके पास तो ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज मौजूद है। तो वो कंजम्पशन में मजीद स्पेंड नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सेविंग्स पे मजीद स्पेंड करना शुरू कर देंगे, वो सेविंग्स करना शुरू करेंगे, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं वेरी हाई एमपीएस, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग ज़्यादा होती है, बट द अपर क्लास इन पाकिस्तान हैज़ अ वेरी हाई कंजम्पशन ऑन लग्जरीज एंड रिलेटिवली लो सेविंग्स। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि जो भी हमारी जितनी भी अपर क्लास है ना, उन वो जितनी मर्जी वो फैसिलिटेटिव वो हमेशा ही अपनी लग्जरीज पर ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं। जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज होती है वो मोर लग्जरीज की तरफ जो होता है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और रिलेटिवली फिर क्या होता है, सेविंग्स अगेन उनकी लो हो जाती हैं। और द पुअर क्लास के साथ क्या मसला है, द पुअर क्लास कैन नॉट सेव बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम, और जो पुअर क्लास है उनकी इनकम ही इतनी बेचारों की कम है कि वो सेव कर ही नहीं सकते। सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, द सेविंग रेट इन पाकिस्तान आर अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का जो सेविंग रेट है वो पूरे जो आप कह लें वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे जो सेकंड आप लोगों ने फाइंड आउट करना है ना, वो भी इकोनॉमिक सर्वे 1920 के अकॉर्डिंगली आप चेक करके आएंगे पाकिस्तान के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रेट्स कितने हैं। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग की एक डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। Marginal propensity to save is a proportion of an increase in income that gets saved instead of spent। ठीक है, वही वाली बात कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी आपकी वो रेशियो है या आपकी वो प्रोपोर्शन है जिसमें एन इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम आपकी इंक्रीज होती है तो दैट गेट्स सेव्ड, वो सेव करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, स्पेंड करने के बजाय। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसको स्पेंडिंग की तरफ नहीं लेके जाएंगे, हम उसको क्या कर लेंगे, हम उसको सेव कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अल्टीमेटली क्या होता है, हम मोर स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ तक था पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक का, और उसकी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो हमारे पास बेसिक 4 इंडिकेटर्स यूज होते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने एक डिस्कस कर लिया जीडीपी को, फिर जीएनपी को, फिर हम लोगों ने सेविंग्स को और इन्वेस्टमेंट्स को। और अब जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा होगा कैपिटल रिसीट से रिलेटेड, उसके बाद हम अपने गवर्नमेंट रिसीट से रिलेटेड, और उसके बाद हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक वाला जो लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो ये हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।